नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में जी जान से लगे होंगे। साथियों, हमेशा की तरह आज की इस वीडियो में हम फिर एसएससी एमटीएस प्रीवियस ईयर्स में आए हुए जीके जीएस के प्रश्नों को देखने वाले हैं और हूबहू जो पेपर आपका प्रीवियस ईयर में हुआ है उसको सॉल्व करेंगे। साथियों, आज की इस वीडियो में 2022 का पेपर हमने लिया है। ये हूबहू 2022 का ओरिजिनल पेपर है। क्वेश्चन जिस क्रम में आए थे, जैसे आए थे, प्रश्नों की भाषा जो थी सेम वैसे ही लिया गया है। किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया गया है। चलिए, ज्यादा समय न लेते हुए हम प्रश्नों का सिलसिला शुरू करते हैं और देखते हैं कि प्रश्न कैसे आए थे। 2022 का पेपर लेने का कारण है कि आप जितना पिछला पेपर सॉल्व करेंगे ना, उतना ही ज्यादा फायदेमंद होगा, उतना ही ज्यादा क्वेश्चन रिपीट होने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, 2023 का भी कराएंगे। फिलहाल 2021 2022 का पेपर देख लेते हैं, फिर 2023 पे आएंगे। ठीक है, तो पहले प्रश्न की अगर बात की जाए तो जनसंख्या में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को डैश कहा जाता है। ठीक है, आपसे अलग अलग राज्यों की आ, लिंगानुपात पूछा जाता है, साक्षरता दर पूछा जाता है। ठीक है, लेकिन कभी कभी इन पे आधारित प्रश्न भी आ जाते हैं, जैसे लिंगानुपात क्या होता है, साक्षरता दर क्या होता है। इनके आधार पर भी क्वेश्चन बन जाते हैं कि क्या होता है। ठीक है, तो सेम उसी स्टाइल में क्वेश्चन है कि जनसंख्या में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहा जाता है। तो पुरुषों और महिलाओं की संख्या की जब बात होगी तो उसको हम बोलेंगे लिंगानुपात। ऑप्शन नंबर जो 3 है इसका राइट आंसर है लिंगानुपात। ठीक है, ये तो हो गई क्वेश्चन और आंसर की बात। अब थोड़ा सा इसमें जो ऑप्शन है उनको समझ लिया जाए। जैसे कि पहला ऑप्शन है जन्म दर। जन्म दर क्या होता है? देखिए, जन्म दर जो होता है वो प्रतिवर्ष 1000 जनसंख्या पर, 1000 जनसंख्या पर जो जन्म है आपका, ठीक है, जो जीवित जन्मों की संख्या है उसे हम जन्म दर कहते हैं। ठीक है, वहीं अगर साक्षरता दर की बात हो तो 7 वर्ष से ऊपर, 7 वर्ष या 7 वर्ष के ऊपर जो भी जीवित जनसंख्या है वो अगर पढ़ सकती हैं, लिख सकती हैं, समझ सकती हैं लिखा हुआ, ठीक है, तो ऐसी जनसंख्या को क्या बोला जाता है? साक्षर बोला जाता है। और ये जो गणना की जाती है पर्टिकुलर एरिया, मतलब जैसे राज्य ले लीजिए, देश ले लीजिए, तो पर्टिकुलर एरिया में, पर्टिकुलर राज्य में, देश में, जिले में जो जनसंख्या निवास कर रही है उस जनसंख्या में कितने परसेंट लोग पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, तो ऐसे लोगों को साक्षर कहा जाता है। और इस तरह से हम साक्षरता दर प्रतिशत के आधार पर निकालते हैं। ठीक है, अगला है मृत्यु दर। कि मृत्यु दर क्या होता है? ठीक है, देखिए, 1000 जनसंख्या पर प्रतिवर्ष, देखिए जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही प्रतिवर्ष के आधार पर निकाला जाता है। ठीक है, तो 1000 जनसंख्या पर मृत्यु की संख्या कितनी है, 1000 लोगों में कितने लोगों की डेथ हुई जो है एक साल के अंदर, इसको मृत्यु दर कहा जाता है। ठीक है, इतनी बात तो क्लियर हो गई। अब यहाँ पे जरा समझ लीजिए कि जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है। तो जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर अगर आपसे पूछा जाए, ध्यान रखिएगा, इसको बोलते हैं वृद्धि दर। ठीक है, जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का जो अंतर होता है इसको क्या बोलते हैं? वृद्धि दर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। फीफा विश्व कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ठीक है, देखिए 2022 का चूंकि पेपर है तो 2022 का करंट अफेयर्स आपको मिल रहा है, तो ये आपके काम का भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। हम करंट की बात करेंगे लेकिन पहले इसका आंसर देख लेते हैं। तो देखिए, फीफा विश्व कप 2022 की मेजबानी कतर ने किया था। ठीक है, किसने किया था? कतर ने किया था। अगर आपसे पूछा जाए कि फीफा विश्व कप 2022 किसने जीता, तो ध्यान रखिएगा अर्जेंटीना ने जीता था। अर्जेंटीना, अर्जेंटीना ने जीता था। किसको हरा करके भैया? फ्रांस को हरा करके। फ्रांस को हरा करके अर्जेंटीना ने क्या किया था? इसको जीता था। ठीक है, अच्छा, ये बात तो हो गई। अब हम बात करते हैं फीफा महिला विश्व कप 2023 की। तो फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी जो है ये ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, किसने भैया? ऑस्ट्रेलिया प्लस न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया प्लस न्यूजीलैंड, ठीक है, न्यूजीलैंड, दोनों ने सम्मिलित रूप से जो है फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी की थी। ठीक है, अब अगर आपसे पूछा जाए कि जीता कौन, तो फीफा महिला विश्व कप 2023 का विजेता रहा स्पेन। ठीक है, कौन रहा? स्पेन रहा। किसको हराया?
तो इंग्लैंड को हराया। किसको हराया? इंग्लैंड को हरा करके स्पेन ने फीफा महिला विश्व कप 2023 का खिताब जीता। ठीक है, तो सारी बातें क्लियर हो गई होंगी मेरे ख्याल से। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। भारत के किस राज्य में नटंजलि उत्सव मनाया जाता है? तो आंसर की बात बाद में करते हैं, पहले हम थोड़ा सा नटंजलि उत्सव को समझ लेते हैं। देखिए, नटंजलि जो उत्सव है ये भगवान शिव को समर्पित है, भगवान शिव को। ठीक है, नटंजलि, नटराज। हाँ, यहाँ से आपको गेस मिल रहा होगा आपको। ठीक है, तो नटंजलि जो उत्सव है ये भगवान शिव से संबंधित है और ये टोटल 13 दिनों तक मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि कहाँ मनाया जाता है तो ध्यान रखिएगा, ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। ठीक है, अब पूछा जाए कि तमिलनाडु में कहाँ मनाया जाता है तो ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु के चिदम्बरम शहर में। कौन शहर में भैया? तमिलनाडु के चिदम्बरम शहर में जो है ये 13 दिन का नटंजलि उत्सव मनाया जाता है। ठीक है, तो ये सारी बातें मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होंगी। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। छोटे राज्यों के कुछ अपवादों के अतिरिक्त राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? देखिए, राज्य विधानसभा में न्यूनतम 60 सदस्य होते हैं और मैक्सिमम 500। तीसरा से ऑप्शन नंबर 3 है इसका राइट आंसर है, मतलब 60 से लेकर के 500 तक। जो छोटे राज्य हैं वहां पर 60 से कम भी हैं। ठीक है, वहां पे 60 से कम भी है, तो इसलिए कह रहा है ना अपवाद। ठीक है, अपवाद को छोड़ दीजिए अगर, तो 60 से लेकर के 500 तक जो है राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत के पड़ोसी देश भूटान की राजधानी कौन सा शहर है? ठीक है, देखिए अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ जो हमारे पड़ोसी देश है उनका खेल क्या है, उनकी राजधानियां क्या हैं, उनकी भाषा क्या है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, यहाँ से क्वेश्चन निश्चित तौर पे हर साल एमटीएस में बनता है। ठीक, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की। अप्रैल 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत के पड़ोसी देश भूटान की राजधानी कौन सा शहर है? ठीक है, तो देखिए ये चूंकि करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स क्या हिस्ट्री जी के ही है, तो उलझाने के लिए आपको ऐसा दे दिया गया है। तो अप्रैल 2022 में जो राजधानी थी भूटान की वही आज भी है। इसका जो राइट आंसर है वो है थिम्पू। थिम्पू जो है ये भूटान की राजधानी है। ठीक है, पारो की अगर बात करें, एक ऑप्शन यहाँ पे पारो लगा हुआ है, तो पारो का संबंध भी भूटान से ही है। पारो जो है ये भूटान, मतलब पारो जो वहां पर है आपका क्या कहते हैं, पारो क्या है? पारो एक घाटी है भूटान में जो है, पारो क्या है? घाटी है। तो पारो भूटान की पारो घाटी का एक शहर है। इस तरह से थिम्पू और पारो दोनों ही भूटान से संबंधित हैं। अब बात करते हैं हम बीजिंग की, तो बीजिंग जो है ये चीन की राजधानी है, चाइना की राजधानी है। ठीक है, ढाका की बात करें तो ढाका जो है बांग्लादेश की राजधानी है, जहाँ पे इसमें विवाद चल रहा है। हाँ, चर्चा में बना हुआ है बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। ठीक है, अच्छा अब इसके साथ अब बात अगर हो ही रही है तो कुछ और हम जान लेते हैं। श्रीलंका की अगर बात की जाए तो श्रीलंका की राजधानी कहाँ है मेरे भैया? ये है कोलंबो। श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? कोलंबो है। ठीक है, पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो जानते ही हैं कराची है। ठीक है, अफगानिस्तान की अगर बात की जाए तो अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है मेरे भाई? काबुल है, ये आपको पता ही होगा। ठीक है, हाँ, और मालदीव जो कि पिछले दिनों विवादों में बना हुआ था, हाँ, बहुत ज़्यादा जो है भारत के बारे में उल्टा सीधा बोला, माफ़ी मांगा, फिर नीचे आ गया जो है पैर जोड़ करके, हाँ, हाथ जोड़ कर नीचे बैठ गया जो है। मालदीव, इसकी राजधानी कहाँ है? माले है। ठीक है, और म्यांमार की अगर बात की जाए तो म्यांमार की राजधानी है नायपीडा। ठीक है, नेपाल की अगर बात की जाए तो नेपाल की राजधानी है काठमांडू। एक चीज और ध्यान रखिएगा, श्रीलंका की राजधानी है ना कोलंबो, इसको जो है श्रीलंका की वाणिज्यिक राजधानी भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात की जाए तो बोनालू देवी महाकाली की पूजा के लिए मनाया जाने वाला हिंदू त्योहार है या निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? बोनालू त्योहार के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, तो बोनालू जो त्योहार है ये तेलंगाना में मनाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन से एक बात तो आपको क्लियर हो गई होगी कि ये देवी महाकाली का जो है क्या है? उत्सव है।
अब यहाँ पे जो क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए, ये पूछा जा सकता है कि बोनालू त्योहार जो है किस महीने में मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ये आषाढ़ महीने में, आषाढ़ मास अगर पूछ लिया जाए हिंदू कैलेंडर के अनुसार बोनालू त्योहार, बोनालू महोत्सव कब मनाया जाता है, तो आषाढ़ मास में मनाया जाता है। आषाढ़ मास कब पड़ता है भैया, ये आपका जो जुलाई अगस्त का महीना होता है ना, जुलाई अगस्त का महीना, अंग्रेजी के अनुसार जुलाई अगस्त का जो महीना होता है, इसी को आषाढ़ मास बोला जाता है। ठीक है, तो तेलंगाना में जो है बोनालू त्योहार मनाया जाता है, देवी महाकाली को समर्पित है। ठीक, अगला प्रश्न है, अच्छा हाँ, ये तेलंगाना का वार्षिक उत्सव है, वार्षिक महोत्सव है। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात की जाए तो किस प्रकार की महापाषाण संरचना कब्र या स्मारक में कब्र के चारों ओर पत्थर के टुकड़ों को गोलाकार आकृति में स्थापित किया जाता था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है संगोरा वृत्त, संगोरा वृत्त। प्रागैतिहासिक काल जो था ना, उसमें इसका इस्तेमाल होता था। तमिलनाडु में इससे संबंधित खुदाई में कुछ रचनाएं मिली हुई हैं, पाया गया वहां पर। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि या अंग पित्त रस स्रावित करती है। ठीक है, या करता है। तो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है, जरा कमेंट करके बताइए जल्दी से। तो हमारे शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है उसी से ही पित्त निकलता है। तो सबसे बड़ी ग्रंथि हमारे शरीर की है यकृत। तो यकृत जो है, जिसको इंग्लिश में आप क्या बोलते हैं, लीवर बोलते हैं। ठीक है, तो यकृत से ही पित्त रस का श्रवण होता है। ठीक है, यकृत हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है। अब यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 है अग्नाशय। अग्नाशय से क्या निकलता है भैया, इंसुलिन। क्या निकलता है, इंसुलिन, जो कि आपके शरीर में क्या करता है, आपका जो शुगर लेवल है, ब्लड शुगर लेवल है जो है, उसको कंट्रोल में करता है। ठीक है, पीयूषका की अगर बात की जाए या पीयूष ग्रंथि की बात की जाए, इसको पिट्यूटरी ग्रंथि बोलते हैं। तो यहाँ से जो है 9 प्रकार के हार्मोन निकलते हैं। ठीक है, पर्णाभ या पिनीलियर ग्रंथि की बात की जाए तो पिनीलियर ग्रंथि का संबंध जो है मस्तिष्क से है, और इससे जो है मेलाटोनिन, मेलाटोनिन नामक हार्मोन निकलता है। ठीक है, जिसका संबंध नींद से है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर ली जाए, भारत में इनमें से किस संस्था द्वारा 1 रुपए के करेंसी नोट और सिक्के निर्गत किए जाते हैं। देखिए, 1 रुपए को छोड़ करके बाकी जितने भी नोट हैं, मतलब 2 से लेकर के 2000 तक। ठीक है, 2 से लेकर 2000 तक, 2000 बंद है, पूरी तरह से बंद नहीं है लेकिन बंद है। ठीक है, तो 2 से लेकर 2000 तक जो करेंसी नोट है वो आरबीआई जारी करता है, और उस पर जो साइन होता है वो आरबीआई गवर्नर का होता है। ठीक है, अब बात करते हैं 1 रुपए की नोट कर की। 1 रुपए का जो नोट है या 1 रुपए का जो सिक्का है, यही वो नोट है, यही वो करेंसी है जो कि भारत सरकार जारी करती है, मतलब वित्त मंत्रालय जारी करता है। और वित्त मंत्रालय के जो सचिव होते हैं ना, उनका इस पे हस्ताक्षर होता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार को डैश के संविधान से लिया गया है। तो मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, बार बार मैं चिल्ला चिल्ला के कहता हूँ भैया, इसको रट डालो। ठीक है, हाँ, तो मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक, मौलिक अधिकार कितने हैं, 6 हैं। और आपसे पूछा जाए किस भाग में है, तो भाग 3 आपको ध्यान में रखना है, भाग 3। आपसे अगर अनुच्छेद पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 13 से 12 से 35, अनुच्छेद 12 से 35 जो है ये मौलिक अधिकारों का वर्णन इसमें है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11, सत्रिया नृत्य किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। सत्रिया जो है ये सबसे लेटेस्ट शास्त्रीय नृत्य है। टोटल जो है जो शास्त्रीय नृत्य है, ये आपको जानकारी होगी कितने हैं, 8 हैं। ठीक है, इसमें जो शास्त्रीय नृत्य है सबसे लेटेस्ट शास्त्रीय नृत्य है, इसका संबंध असम से है। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि शास्त्रीय नृत्य के जनक कौन है, तो श्रीमंत शंकर देव, श्रीमंत शंकर देव। कौन थे भैया श्रीमंत शंकर देव, एक वैष्णव संत थे। श्रीमंत शंकर देव जो है एक वैष्णव संत थे, और सत्रिया नृत्य को इन्होंने अपनी उपासना की पद्धति बनाया था। इसी वजह से सत्रिया नृत्य बहुत फेमस हुआ। ठीक है, 15वीं शताब्दी में श्रीमंत शंकर देव असम में हुए थे। ठीक है, वैष्णव संत थे, और अपनी साधना के लिए उन्होंने सत्रिया नृत्य को जन्म दिया। ठीक है, इसलिए इनको इसका जनक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 की अगर बात की जाए तो भारत के निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो नदी है गोदावरी। बाकी 3 क्या है, ये
ये बाकी जो 3 नदियां हैं ना, मतलब 3 नदियां ही नहीं, पूरा नाम बता देता हूँ आपको। तापी, नर्मदा, सिंधु, साबरमती, पूर्णा, ये सारी नदियां जो है अरब सागर में गिरती हैं। ठीक है, कहाँ गिरती हैं? अरब सागर में गिरती हैं। इसलिए कहा जाता है कि ये उल्टी बहती हैं, पश्चिम दिशा में बहती हैं। ठीक है, लेकिन बाकी जो नदियां हैं, गोदावरी हैं, गंगा हैं, सब कहाँ गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित भारतीय नर्तकियों में से कौन भारतीय इतिहास की पहली महिला थी जिन्हें राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया गया था? तो रुक्मिणी देवी अरुंडेल, आपको ध्यान में रखना है। और जो क्वेश्चन यहाँ से बनता है वो है कि इनका संबंध है किस नृत्य से था? तो वो है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम से रुक्मिणी देवी अरुंडेल का संबंध है, जो कि राज्यसभा की सदस्य के रूप में नामित होने वाली पहली महिला है। ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लेते हैं। इनमें से किसने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाला फेंक स्पर्धा में भारत के लिए स्वर्ण पदक प्राप्त किया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है नीरज चोपड़ा। ये 2020 की बात हो गई। अब हम बात करते हैं 2024 पेरिस ओलंपिक की। पेरिस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक हासिल किया मेरे भाई? तो कौन सा पदक हासिल किया? सिल्वर मेडल, रजत पदक हासिल किया। ठीक है, अब आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछा जाएगा, बनेगा कि कितने मीटर उन्होंने भाला फेंक करके सिल्वर मेडल हासिल किया? तो 89.45 मीटर। ठीक है, 89.45 मीटर जो है भाला फेंक करके उन्होंने क्या किया? दूसरा स्थान हासिल किया। पहला स्थान कौन हासिल किया? पाकिस्तान के नदीम ने। ठीक है, 92 मीटर। हाँ, एक रिकॉर्ड बन गया। ठीक है। हाँ, तो अब हमें 2024 का जो पेरिस ओलंपिक हुआ है इसके आंकड़ों को ध्यान रखना है। टोटल 6 पदक भारत ने हासिल किया है। ठीक है। ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। डैश में सभी निर्जीव घटक शामिल होते हैं, जैसे हवा, बादल, धूल, भूमि, पहाड़, नदियां, तापमान, आर्द्रता, जल, जलवाष्प, ये सब क्या है? ये सब निर्जीव घटक हैं। तो निर्जीव घटक हैं तो जाहिर सी बात है ये कैसे घटक में होंगे? जहां वातावरण क्या होगा? अजैविक होगा, जहां जीवन नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो गया? इसका राइट आंसर होगा अजैविक वातावरण। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक परमाणु त्रिज्या जो है लिथियम की होती है, जिसका सिंबल है Li। ठीक है। इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो है 3। ठीक है, एक बहुत ही सॉफ्ट मेटल होता है, इतना सॉफ्ट होता है कि इसको आप चाकू से काट सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17। 2021 आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप में खेले गए मैचों की मेजबानी निम्न में से किस देशों ने की थी? इसका जो राइट आंसर है वो है संयुक्त अरब अमीरात और ओमान ने किया था। ठीक है, अब हम, ये तो 2021 की बात हो गई। अब हम बात करते हैं 2023 की। तो 2023 में जो आपका आईसीसी वर्ल्ड कप हुआ था उसकी मेजबानी किसने किया था भैया? उसकी मेजबानी भारत ने किया था। ठीक है। अच्छा, ठीक है, आईसीसी पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप जो हुआ था 2023 में, वो कहाँ हुआ था? भारत में हुआ था। ठीक है, अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं 2024 की। ठीक है, 2024 करंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो 2024 में संयुक्त राज्य अमेरिका और वेस्ट इंडीज ने मेजबानी की है। 2024 का जो आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप हुआ है, बहुत फेमस वर्ल्ड कप हुआ है, भारत ने इसको जीता है, दक्षिण अफ्रीका को हरा के जीता है। ठीक है। और जो पहला हुआ था, पहले के बाद अब हमने इसको जीता है। ठीक है, तो ये चीज फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। और ये 9वां संस्करण था। कौन सा संस्करण था? 9वां संस्करण था। और इसी खेल के बाद कुछ खिलाड़ियों ने क्या किया है? क्रिकेट से संन्यास ले लिया, आईसीसी से, टी20 फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। अब उतना डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। अगर आपको ध्यान है, आप वीडियो ध्यान से देख रहे हो, तैयारी आप ध्यान से कर रहे हो मेरे भाई, तो कमेंट करके आप मुझे बता दो। आप यही समझ लो मुझे नहीं आता है, आप यही समझ लो कि मुझे नहीं आता किसने संन्यास लिया। आप कृपा करके मुझे बता दीजिए कि किसने संन्यास लिया है टी20 फॉर्मेट से। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। क्या सब कुछ बताने का ठेका ले रखा है मैंने? क्या सब कुछ मैं ही बताऊं? कुछ आप भी तो चलो आगे। समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैली तटों को डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? समुद्र भृगु, श्री क्लिफ कहा जाता है। क्या कहते हैं? समुद्र भृगु, श्री क्लिफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19।
पंडित रविशंकर को 1967 में इनमें से किस एल्बम के लिए ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? बहुत फेमस क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। बेस्ट मीट्स ईस्ट, बेस्ट मीट्स ईस्ट। अब एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए इनके बारे में, ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लीजिए कि पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से भैया? सितार से है। किससे है? सितार से है, ठीक है। और ग्रैमी की बात हुई है तो भारत में सबसे पहला ग्रैमी पुरस्कार पंडित रविशंकर को ही मिला था, ठीक है। और ध्यान रखिए 4 बार मिल चुका है सबसे ज्यादा, ठीक है। और 1999 में आपको भारत रत्न प्रदान किया गया था, ठीक है। अच्छा, भारत रत्न जब मिला है तो जाहिर सी बात है पद्म भूषण और पद्म भूषण भी मिला होगा, हाँ, तो भी आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 20, अकबर का राजस्व मंत्री निम्नलिखित में से कौन था? राजस्व मंत्री, राजस्व मंत्री कौन था? राजा टोडरमल, राजा टोडरमल, ठीक है। आज के जो लेखपाल काम करते हैं ना, पटवारी जो काम करते हैं ना, ये राजा टोडरमल की ही देन है, ठीक है। उन्होंने जो नियम प्रक्रिया बनाई, किया, चलाया, उसी के आधार पे ये काम हो रहा है। बहुत सारे देश इस प्रक्रिया को फॉलो करते हैं, ठीक है। अच्छा, तानसेन की बात करें तो तानसेन कौन थे? संगीतकार थे। अच्छा, ये सभी जो है ना, ये अकबर के क्या थे? नवरत्न हैं। तानसेन, टोडरमल, बीरबल, राजा मान सिंह, ठीक है, ये सब क्या हैं? नवरत्न हैं, ठीक है। बीरबल की अगर बात करूं तो ये मुख्य सेनापति थे, अकबर के मुख्य सेनापति और सलाहकार थे, ठीक है, सलाहकार थे। राजा मान सिंह की अगर बात करें तो ये अकबर के क्या थे? सेनापति थे, अकबर के सेनापति थे। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था ना महाराणा प्रताप के साथ, उसका नेतृत्व राजा मान सिंह ने ही किया था, ठीक है मेरे भाई। चलिए, अब ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा हूँ ना कि सब बातें मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। मेरे जो रेगुलर कस्टमर है ना, जो मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर हैं, जो वीडियो लगातार देख रहे हैं, वो जानते हैं, उनको बिल्कुल पता होगा। ये सारी चीजें पिछले वीडियो में भी आई थी। क्वेश्चन बार बार एमटीएस के क्वेश्चन है ना, एमटीएस के जो क्वेश्चन एक बार आते हैं उसके आधार पर क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। तो ये जो नवरत्न है ना, इसके बारे में मैं चर्चा कर चुका हूँ, ठीक है। पूरा नवरत्नों के सारे नवरत्न 9 के बारे में मैंने बताया था आपसे, जो है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, भारत के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसने वर्ष 1943 में भारतीय राष्ट्रीय सेना आजाद हिंद फौज, जिसे 1942 में रासबिहारी बोस और कैप्टन जनरल मोहन सिंह ने बनाया था, को वो पुनर्जीवित किया? देखिए, आजाद हिंद फौज की अगर बात आएगी तो आंख बंद करके सुभाष चंद्र बोस पे आपको टिक कर देना है। वैसे क्वेश्चन पढ़ने से बहुत सारी जानकारियां आपको मिल गई। क्या? कि आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? 1942 में रासबिहारी बोस और कैप्टन जनरल मोहन सिंह ने किया था। सुभाष चंद्र बोस ने इसको पुनर्जीवित करने का काम किया है, ठीक है। और वर्ष 1943 में भारतीय राष्ट्रीय सेना, इसी का नाम, मतलब पहले आजाद हिंद फौज का पहले नाम क्या था? भारतीय राष्ट्रीय सेना था। 1943 में इसको नाम रखा गया, 1943 में इसका नाम आजाद हिंद फौज रखा गया। किसने रखा इसका नाम? सुभाष चंद्र बोस ने रखा, ठीक है। तो बहुत सारी बातें, क्वेश्चन को अगर ध्यान से पढ़ी तो बहुत सारे चीजें आपको यहाँ से मिलेंगी, और चीजें मिलेंगी नहीं, पूछा जाता है मेरे भाई, इसको ध्यान में रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 22, अल्लूरी सीताराम राजू भारत के किस राज्य के आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 की अगर बात करें तो जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप योजना भारत की किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई थी? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आंध्र प्रदेश। इसका भी राइट आंसर क्या है? आंध्र प्रदेश। 2 क्वेश्चन आंध्र प्रदेश से बन गए हैं मेरे भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, सुंदरी वृक्ष डैश में पाए जाते हैं? तो देखिए, सुंदरी वृक्ष जो है ये पश्चिम बंगाल, मात्र पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, जो कि बहुत बड़ा डेल्टा विश्व का है, यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। यहीं पर आपका सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। यहीं पर मात्र आपके जो है रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं, ठीक है। रॉयल बंगाल टाइगर यहीं पे पाए जाते हैं, ठीक। तो ये सारी बातें मैंने फैक्ट बता दिया, और भी बहुत सारी बातें हैं, डिटेल में नहीं जाऊंगा, अगले वीडियो में देखते हैं इसके बारे में, ठीक है। फिलहाल जितना मैं बता रहा हूँ उसको नोट करते जाइए और ध्यान में रखिए। लास्ट क्वेश्चन आज का है, गान गर्ल नामक पुस्तक इनमें से किसने लिखी है? लास्ट क्वेश्चन क्या?
एमटीएस में 25 क्वेश्चन आपके आते ही हैं, तो लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। गान गर्ल नामक पुस्तक इनमें से किसने लिखी है? तो इसके जो राइटर हैं वो विदेशी राइटर हैं, गिलियन फ्लिन। गिलियन फ्लिन। गान गर्ल नामक पुस्तक जो है ये गिलियन फ्लिन ने लिखी है, ठीक है। तो चलिए इन्हीं प्रश्नों के साथ आज के वीडियो का एंड करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, कंटेंट अच्छा लगा हो, तो जाते जाते प्लीज एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से मुझे ढेर सारा मोटिवेशन मिलता है मेरे भाई, आप समझ नहीं सकते कितना मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। और चैनल पर अगर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे जरूर से क्लिक कर लीजिएगा, नहीं तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।